नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी आपको जो कल बता दिए थे, तो आज हम लोग चलेंगे भैया वायु राशि। वायु राशि क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। वायु राशि देखिए, इंग्लिश में उसको एयर मास कहा जाता है। एयर मास ये क्या होता है? एयर मास के बारे में ध्यान दीजिएगा। वायु एक बहुत बड़ा हिस्सा, वायु का, हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग समझिए कि एक जिला या दो तीन जिले के बराबर ऐसे टहलता रहे, उसी को बोलते हैं वायु राशि। मतलब ऐसे ही बहुत, मतलब एक ही वायु राशि नहीं समझिए, एक जिले के बराबर, दो तीन जिले के बराबर बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा जो होता है, इसी को वायु राशि कहा जाता है। समझ में आया? हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लगभग एक जिला या इनके बराबर हो, उन्हीं को वायु राशि कहा जाता है। हम ध्यान दीजिएगा, इसको वायु के विशाल परत को ही वायु राशि कहते हैं। तो आप कई प्रकार से जो होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? हम एयर मास का जो टेम्परेचर अलग अलग होता है, जैसे जो हवा होगा भैया उसका अलग अलग होगा, जैसे यहाँ कुछ और होगा, अब आपके जिस जिले में रह रहे हैं वहां अलग होगा, अगला आदमी जहां रह रहा होगा उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा। जब किसी चीज का अगर टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब किसी चीज का अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो समझिए कि दाब क्या होगा, प्रेशर भी अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब उसका वायु राशि का अगर टेम्परेचर अलग है तो दाब भी क्या होगा, प्रेशर भी अलग अलग होगा। जिस एयर मास का टेम्परेचर ज्यादा होगा वह ऊपर की तरफ, जिस एयर मास का टेम्परेचर कम होगा वो नीचे की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे हम एयर मास की बात कर रहे हैं दोस्तों, अब देखिए जैसे हम लोग एयर मास की बात कर रहे हैं, जैसे देखिए अब एयर मास की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब एयर मास, जिस एयर मास का टेम्परेचर हमने बताया था, मान लीजिए जिस TEMPERATUR, समझ ना, जिस एयर मास का मान लीजिए टेम्परेचर है, तो जिस एयर मास का टेम्परेचर अगर अधिक होगा, हमने आपको क्या बताया था, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो उसी से वायु निकलते हैं। समझ में आ रहा है? उसी से वायु निकलते हैं। तो जब टेम्परेचर जिसका अधिक होगा वो ऊपर होगा, समझ में आया? जिस टेम्परेचर, जिस एयर मास का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ होगा। अगर टेम्परेचर अधिक होने पे वो किधर रहेगा भैया? ऊपर की तरफ रहेगा। किधर? ऊपर की तरफ। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए, जिस जिस टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये कहाँ रहेगा भैया? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। देखिए इसी में भैया जो टेम्परेचर होता है ना, इसी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे टेम्परेचर अधिक होगा तो ऊपर की तरफ, टेम्परेचर कम होगा तो नीचे की तरफ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये टेम्परेचर का खेल होता है। जैसे टेम्परेचर अधिक होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो कई जैसे होते हैं ना, तह होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे हवा तैरते रहते हैं, तो हवाओं का बहुत बड़ा समूह को ही सॉरी, हवाओं के बहुत बड़े समूह को एयर मास कहा जाता है। तो एयर मास में भी टेम्परेचर, प्रेशर सब अलग अलग होते हैं। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सा एयर मास जो है ऊपर होगा, वायुदाब अधिक होगा, तो ये क्या बताइएगा? जिसका टेम्परेचर अधिक होगा वो ऊपर होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो नीचे की तरफ होगा। समझ में आया? एयर मास का मतलब हाइट जो होता है सेम नहीं रहता। ये देखिए कहीं एयर मास जैसे है उसका हाइट जो है सेम नहीं रहता। जैसे ये है, ये नीचे रहेगा तो ये ऐसा। तो एयर मास का जो हाइट होता है कभी भी सेम नहीं रहता कि जैसे सेम हाइट पे है। तो अभी देखिए किसी चीज का जैसे टेम्परेचर है तो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ कभी कभी होता है, आप यहाँ से फोन के भैया यहाँ बहुत गर्मी है, फिर अलग जगह फोन करिएगा तो वहाँ बहुत गर्मी, मतलब ठंडी है। तो इस पृथ्वी पे हर जगह अलग अलग रहता है। समझ में आ भैया? तो इतना चीज समझ में आ भैया? तो एयर मास का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं रहता। एक लिख लीजिएगा, एयर मास मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? एयर मास का टेम्परेचर सेम नहीं रहता। समझ में?
एयर मास का देखिए तीन चीजें हैं। एक टेम्परेचर अधिक होता है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो नीचे की तरफ होगा। एयर मास का टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं रहता है। इस चीज को समझ में आया। बहुत बड़े वायु को ही वायु राशि कहते हैं, एयर मास कहा जाता है। समझ में आया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, वायु के अगला भाग को ही वाताग्र कहते हैं। समझ में आया भैया। वायु के अगला भाग को ही, वायु के अगले भाग को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र कहते हैं। वाताग्र या फ्रंट, इसको फ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या भैया, फ्रंट भी बोल सकते हैं। समझ में आया भैया। वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। अब आप बोलिएगा ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। वायु के अगले भाग को वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। जो उसका हिस्सा होता है, अगला जो दिशा होता है, जो अगला हिस्सा रहेगा हमेशा उसको वाताग्र। तो जो इसकी दिशा निर्धारित की जाती है, कभी भी जब इसकी दिशा निर्धारित की जाएगी तो किससे निर्धारित किया जाएगा, वाताग्र से। समझ में आया भैया। तो वाताग्र से ही उसका क्या होता है भैया, दिशा निर्धारित किया जाता है। समझ में आया। वाताग्र से क्या होता है, दिशा निर्धारित किया जाता है। वायु का अगला भाग क्या कहलाता है भैया, वाताग्र या फ्रंट कहलाता है। समझ में आया। दो टकराने पर भारी नीचे और हल्का ऊपर टकराने पर चक्रवात आ जाता है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी कभी ये हैं वायु राशि हैं। अब जो हल्का रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा इधर, जिसका जैसे मान लीजिए जो वायु राशि है ना, दो टकराने, जो भारी वाला नीचे रहेगा, हल्का वाला जो रहेगा ऊपर होता है वायु राशि। इन्हीं के टकराने से कभी कभी चक्रवात आ जाता है। कल हमने आपको चक्रवात के बारे में बताया था। जब हवाओं का समूह जो होता है, बहुत बड़े हवाओं के, तो जो भारी वायु रहेगी वो नीचे रहेगी, जो हल्का वायु रहते हुए कभी कभी वो एक दूसरे से जब टकरा जाते हैं तो उससे भी चक्रवात आ जाता है। समझ में आया। तो ये चीजें समझ में आई। वाताग्र वायु राशि के गति की दिशा में बहते हैं। अब अगर वाताग्र की बात किया जाए, वाताग्र वायु राशि के गति की दिशा में बहते हैं। गति के दिशा में बहते हैं। किसके दिशा में, गति की दिशा में चलते हैं या बहते हैं, लिख दीजिए। तो ये तीन चार चीजें जो थी, पांच चीजें, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वाताग्र हमेशा किस दिशा में चलते हैं। तो वाताग्र जो एयर मास या वायु राशि जो होती है, वो जिस दिशा में चलते हैं, तो वाताग्र से ही समझिए आपको दिशा निर्धारित की जाती है। समझ में आया। वाताग्र से क्या होता है भैया, उनकी जो दिशा होती है उसका निर्धारण किया जाता है। समझ में आया। इसको नोट करिएगा, तब आगे चलते हैं भैया। इसको नोट करिए। देखिए भैया, इसको ना जब आप पढ़ने लगिएगा हर चीज आपको समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों बस मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के वो ये कहिए कि कोई चीज नहीं होती है। कहिए कि नौका आसानी से आपको लहरों से पार करा दे, तो लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेहनत आना चाहिए। अगर आपको पार कराएगा, कभी ना कभी क्या होंगे भैया, फंस जाइएगा। समझ में आया भैया। तो जब फंसिएगा तब याद आएगा कि मेहनत से ही नौका पार होती है। अब आते हैं हम लोग वाष्पन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। समझ में आया भैया। वाष्पन के बारे में ध्यान देते हैं। वाष्पन इवापोरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इवापोरेशन। इवापोरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, वाष्पन क्या होता है, अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना, उसी को वाष्पन कहा जाता है। एक सीधी सी भाषा है, समझिए। अधिक तापमान के कारण, अधिक
अधिक तापमान के कारण भैया अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। क्या भैया? वाष्पन कहलाता है। समझना भैया? वाष्पन कहलाता है। समझना? वाष्पन कहलाता है। जिस तापमान पर जल खौल जाता है उसे देखिए एक क्वथनांक होता है। क्वथनांक समझते हैं? जब जैसे आप पानी खौला रहे हैं ना, पानी खौला रहे हैं तो जितना आप ताप करिएगा उस समय जब खौलने लगे जल तो उसको नापिएगा तो उसी को क्वथनांक कहा जाता है जब वो उबलने लगता है। समझना? अब वाष्पन क्या होता है? वाष्पीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण क्या होता है समझिए कि कपड़ा फैलाने पर, जैसे कपड़ा फैलाने पर क्या होता है, पानी अगर सूख जाए, कपड़ा फैलाने पर, जैसे कपड़ा फैलाते हैं आप, कपड़ा फैला के आते हैं तो वो सूख जाता है, वो भी समझिए एक प्रकार से क्या है भैया? वाष्पन है। हम सांस छोड़ते हैं तो देखा करिए, ये भी पानी का एक प्रकार से ये भी हवा में चला जाता है, तो इनको ही क्या कहा जाता है? वाष्पन कहलाता है। वायु में उपस्थित जल की मात्रा को जो भाप बन के उड़ जाता है उसी को वाष्प या वाइपर या वाटर वाइपर कहते हैं। इस वाष्प से, अच्छा बताइए, समझिए, वायु में उपस्थित जल की मात्रा, देखिए इसको भी एक एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, वायु में उपस्थित जल की मात्रा, वायु में उपस्थित जल की मात्रा जो भाप बन के उड़ जाता है, जो भाप बन के उड़ जाता है, जो भाप बन के क्या होता है भैया? उड़ जाता है। जो भाप बन के उड़ जाता है उसे वाष्प या वेपर कहते हैं। इसे वाष्प कहते हैं। समझ में? हवा में वायु में उपस्थित, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कपड़े को गीले कपड़े को धूप में डालने पर जब गीले कपड़े आप धूप में डालते हैं तो वो क्या होता है? सूख जाता है। तो सीधी सी देखिए, किसी चीज को एकदम नॉर्मल तरीका से देखिए, जब गीला कपड़ा होता है तो आप जब धूप में डालते हैं सूखने के लिए तो वो जो सूख जाता है उसी को क्या कहा जाता है भैया? वाष्पन कहा जाता है। समझ में आया भैया? वाष्पन समझ में आया कि नहीं? तो वायु में उपस्थित जल की मात्रा अगर सोख दिया जाए, वायु की मात्रा जो भाप बन के उड़ जाता है उसे ही वाष्प या वेपर कहते हैं। इससे, अच्छा बताइए, इस पे वाष्प में हवा में नमी होगी कि नहीं? देखिए इस वाष्प से हवा में नमी होगी कि नहीं दोस्तों? नमी आएगी कि नहीं? अरे भैया, हवा में नमी आएगी कि नहीं? इस वाष्प से हवा में नमी आएगी कि नहीं? जैसे कपड़ा फैलाने पर कपड़ा सूख जाता है, सांस छोड़ने पे वाष्प आता है, हर जगह कहीं न कहीं आप देखिएगा जो चीजें जल में, वायु में जो जल की मात्रा होती है जब उड़ने लगती है उन्हीं को कहा जाता है वाष्प की मात्रा। समझ में आया भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, वाष्प से हवा में नमी आएगी कि नहीं? वाष्प में हवा में नमी आएगी कि नहीं? तो वाष्प से क्या होता है भैया? जैसे वाष्प है, समझ में आया भैया? देखिए वाष्प है, वाष्प से क्या होगी? नमी आएगी। समझ में आया भैया? वाष्प में क्या होगी भैया? वाष्प से नमी आएगी। समझ में आया कि नहीं? वाष्प से क्या होगा? नमी आएगी। नमी को हम लोग ही बोलते हैं ह्यूमिडिटी। समझ में आया? ह्यूमिडिटी। हवा में नमी आएगा कि नहीं वाष्प से? तो
समझ में आया कि नहीं? हवा में क्या होगा, नमी आएगी। समझ में आया भैया? इसको नोट करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। आर्द्रता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। आर्द्रता सीधी सी बात है, इसमें ध्यान दीजिएगा, वायु में उपस्थित नमी को ही आर्द्रता कहा जाता है। वायु में उपस्थित नमी को ही क्या कहा जाता है? आर्द्रता। देखिए, किसी चीज को जो सोखने की क्षमता होती है, किसी चीज को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब जिसे नहीं कहा जाता, किसी चीज को सोखने की क्षमता को ही समझिए आर्द्रता कहा जाता है। समझना? जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी जब बनाते हैं तो देखा करिएगा वायु उड़ जाता है ना, जो भाप बन के उड़ता है, तो वही समझिए आर्द्रता है। तो कहीं ना कहीं नमी हो रही है, खींच के नमी तो कर रहा है। कुकर में जब वाष्प लगता है, कुकर में सभी वायु क्या होता है, खींच लेता है, इसीलिए सीटी बैठी रहती है। समझ में? तो वायु में जो होता है, इसको समझिए, सीधी सी बात है, वायु में खींचने की क्षमता को ही आर्द्रता कहा जाता है। वायु में खींचने की क्षमता, समझना, खींचने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है भैया? आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता समझ में आया? ह्यूमिडिटी, वायु में जो उपस्थित नमी होता है उसी को समझिए आर्द्रता कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आर्द्रता, वायुमंडल में लगभग 5% आर्द्रता होती है। वायुमंडल में आर्द्रता जो होती है भैया, वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में आर्द्रता लगभग 5% होती है। कितना भैया? 5% होती है आर्द्रता। समझना? जो इनका खींचने की जो शक्ति होती है, नमी जो होती है, ऑटोमेटिक 5% हमेशा रहती है। तो वायुमंडल में अगर पूछा जाएगा तो वायुमंडल में आर्द्रता कितनी होती है भैया? 5%। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप क्या जान लीजिए, फ्रिज लगा है या कूलर, तो फ्रिज क्या करता है, अगवा डिब्बा देखिए लगा रहता है, वो नीचवा के जानते हैं, इसका जो गर्म वायु रहता है खींच के बाहर कर देता है। समझना? तो खींच के बाहर करने पर आप वातावरण के 60% आरामदायक के लिए, अगर आरामदायक, किंतु आरामदायक वातावरण के लिए 60% आर्द्रता आवश्यक है। किंतु आरामदायक आरामदायक के लिए सॉरी के लिए 60% आर्द्रता जरूरी है। 60% आर्द्रता जरूरी है। आर्द्रता जरूरी। अब आप कैसे बनाते हैं इसको, देखिए, जैसे इससे आप आर्द्रता को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? जब आप एसी लगा लीजिए, उससे क्या होता है, नमी को बढ़ा देते हैं। आपके जो गर्म वायु होता है उसको बाहर खींच के, और वायु को खींच को अंदर नमी कर देते हैं। समझे यार? तो आर्द्रता क्या होता है, ये 60% आरामदायक के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आया? तो 60% हम लोग कर सकते हैं। इस चीज को समझ में आया भैया? अब आती है एक आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता क्या है भैया? सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, किसी वायु द्वारा देखिए, किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की, किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाई जाती है? आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। समझ में आया भैया? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की जो कैपेसिटी होती है, किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की जो अधिकतम सीमा होती है, किसी वायु अधिकतम जो सामर्थ्य क्षमता होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। समझना? इसमें अधिकतम जोड़ लीजिए, किसी वायु द्वारा अधिकतम आर्द्रता, कितना भैया? अधिकतम जो आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। एक अब समझ में आया भैया? किसी वायु द्वारा, अगर ये आर्द्रता सामर्थ्य की बात किया जाएगा तो आप बोलिए किसी वायु द्वारा अधिकतम ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाएगा भैया? आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाएगा। एक होता है इसको बताइए, नोट करिए इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों?
देखिए हर चीज को समझते चलिए तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में भैया। एक प्रकार से अगर आप नए नए होंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन जहां एक बार समझिएगा दोस्तों, हमको भी ऐसे होता था, लेकिन धीरे धीरे जब समझने लगिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक संतृप्त वायु होता है, क्या होता है भैया? संतृप्त। संतृप्त वायु क्या होता है इसको देखते हैं, समझ में आया भैया? संतृप्त वायु को बोला जाता है सेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर क्या होता है? वैसा आय जिसकी आर्द्रता उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो चुका हो, उसे संतृप्त वायु कहते हैं। मतलब जिसकी आर्द्रता 100% हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त वायु कहते हैं। किसी कमरा पर जैसे पानी उबालिएगा तो एक प्रकार से जैसे देखिए भाप बनते बनते एक प्रकार से मैक्सिमम हो जाता है, जिसे जब उसका भाप बन बन के आप कमरे को बंद कर दीजिए, एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा कि अब देखिए अब ऊपर जाके टंग जाएगा, फिर धीरे धीरे भर जाएगा। तो जब उससे ज्यादा हो जाए, नहीं जा रहा है, उसी को कहा जाता है संतृप्त वायु। समझ में आया? किसी कमरा मान लीजिए कोई चीज ग्रहण करने में ऐसा आएगा कि भर जाएगा, जितना मतलब उससे ऊपर जाके इकट्ठा कर लेगा होकर बादल, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? संतृप्त वायु। समझ में आया? तो संतृप्त वायु समझ में आया? यह और नमी नहीं सोख सकती। संतृप्त आप मतलब यह और नमी नहीं सोख सकती। सोख सकती है, सोख सकती है, समझ में? यह और नमी नहीं सोख सकती है, इसी को क्या कहा जाएगा भैया? संतृप्त वायु। समझ में आया? यह और नमी को नहीं सोख सकती। इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। इसकी सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है, हमने अभी बताया था, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। जब इसकी 100% हो जाएगी तो और नमी को नहीं, जैसे किसी चीज का मैक्सिमम हो जाना तो समझिए सापेक्षिक आर्द्रता होती है। जैसे निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी तापमान पर वायु के आयतन की आर्द्रता के बराबर हो जाए, तो इसी को सापेक्षिक आर्द्रता जिसे होता है इसी को कहा जाता है। समझ में आया भैया? तो आर्द्रता समझ में आया भैया? संतृप्त वायु समझ में आया? मतलब एक जैसे कहते नहीं किसी चीज का कि लिमिट हो गई भैया, लिमिट क्रॉस मत करिए, तो वही चीज होता है संतृप्त वायु, मतलब उससे ज्यादा अब नहीं हो सकता। तो समझ में आया? जितना ये चीजें समझ में आया भैया? इसको नोट करिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे संतृप्त वायु समझ में आया। अब जान दीजिएगा सभी चीजें जैसे वो हम गर्म करते हैं तो वाष्प बन के जब ऊपर जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो सब इकट्ठा होके बादल का रूप ले लेते हैं। समझ में आया? वही बादल बनते हैं, देखते नहीं बादल भैया रहते हैं, तो बादल क्या जितना देने पर सभी ऊपर पाकर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं भैया? बादल बन जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब इधर समझिए भैया, अब देखिए भैया इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका जल है, ठीक है, जल है, ये जल हुआ। अब जल को जब गर्म करने पर अब जल को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है भैया, जल को जब गर्म करिएगा वो क्या होगा? पहले ताप दीजिएगा, तो जब जल को ताप दीजिएगा वो जल क्या बन जाएगा भैया? वाष्प बन जाएगा। वाष्प बनेगा कि नहीं? समझ में आया भैया? जल क्या बन जाएगा आपका? वाष्प बन जाएगा ना। जल को जब दीजिएगा तो जल क्या हो जाएगा? भाप बन के। जल क्या होगा भैया? भाप बनेगा। जैसे किसी चीज को गर्म करिएगा तो भाप बनेगा, भाप बन के क्या होगा? वो वाष्प बनेगा। वाष्प बनेगा कि नहीं? वाष्प जब बनेगा तो वायुमंडल में क्या होगी भैया? नमी आएगी। नमी आएगी कि नहीं? वायुमंडल में क्या होगा? नमी आएगी। तो नमी के बाद अधिक जब हो जाएगी, सहन करने की जब क्षमता कम हो जाएगी तो संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त मतलब बस ओवर हो गया, समझ में आया? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। जब संतृप्त हो जाएगा वहां इकट्ठा होके, तब क्या बन जाएगा? वहां पे भैया बादल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। समझ में आया? अब ये चीजें समझ में आया कि नहीं? एक बार देखिए, आपका जल था, गर्म करने पर भाप बना, भाप से वाष्प बना। अब वाष्प से क्या होगा? नमी आएगी।
नमी से जब ऊपर जाएगा एक प्रकार वहां पे स्थायी होना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसी को संतृप्त, तो संतृप्त जब हो जाएगा तब वो होता है बादल का रूप। तो इसीलिए देखा करिए कि बादल बारिश कराते हैं, तो बादल क्या होता है, इसी हमारे वायु से। जैसे समुद्र कभी सूख नहीं सकता, हमको गर्मी कहाँ से मिलती है, सूर्य से, और फिर मतलब सबसे ज्यादा वाष्प कहाँ से, नमी कहाँ से मिलती है, समुद्र से। समुद्र कभी सूखता, यही कारण है कि कभी समुद्र सूखेगा नहीं, क्योंकि देखिए वाष्प बन के गया फिर बादल बन के आ जाता है, समझ में। तो इसी यही कारण है, हमको दो ही चीज ये करना है, समझ में। अब एक चीज आप जानते होंगे, जब ऊंचाई पे जाने पर, अगर 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, तापमान में भैया कमी हो जाती है। 165 डिग्री ऊपर सेंटीग्रेड पे जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो भैया जब ये जो जाते हैं, अगर नीचे रह जाते हैं तो कुहरा या कुआसा बन जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो ये किसका रूप ले लेते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं, समझ में। ये ऊपर क्यों नहीं जाते, ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम पाने पर कोहरा बनने से पहले वाष्प का जरूरी है, जैसे कोहरा बनने से पहले वाष्प होना, वाष्प ही तो है भैया पूरा, समझ में आया भैया। कोहरा देखिए, कोहरा और जो वाष्प होता है, कोहरा में आप दूर तक नहीं देख सकते हैं, कोहरा जैसे पड़ता है ना, तो कोहरा में आप दूर तक नहीं देख, कुहासा में दूर तक देख सकते हैं। जैसे सुबह 7 बजे जो पड़ता है उसे कोहरा कहा जाता है, जैसे 10-11 बजे होता है तो उसे कुहासा कहा जाता है, समझा। कोहरा में भैया देखते नहीं, कई लोग बाइक एक्सीडेंट होता है, मतलब यही पशुओं में रहिएगा तो नहीं दिखता है। कोहरा या कुहासा जब अधिक ठंडा हो जाएगा, जब और अधिक ठंडा हो जाता है तो उसी को पाला बोलते हैं। पाला क्या होता है, छोटी छोटी जो बूंदें होती है वो बर्फ जम जाती है, जब छोटी छोटी बूंदें बर्फ जम जाती हैं तो जब कोहरा अधिक ठंडा हो जाता है तो इसीलिए किसान क्या करते हैं, खेत में पानी भरते हैं। क्यों भरते हैं भैया, जब पाला पड़ता है तो छोटी छोटी बूंदें बर्फ जम जाती है, अगर पानी जब भरिएगा, एक छोटी चीज को बर्फ बनाना आसान होता है, जैसे फ्रिज में एक चम्मच में पानी रख दीजिए तो 5-2 मिनट में बन जाएगा बर्फ, लेकिन वही बड़ा रखिएगा समय लगता है। इसीलिए किसान पानी भरता है, पानी भरने पे एक बड़ी आकृति हो जाती है तो उसको बर्फ बनना बहुत समय लगता है, तो इतना जल्द आसान नहीं होता, तब से तापमान आ जाता है। तो इसी कारण किसान क्या करता है भैया, अपने खेत में पानी भर देता है, समझ में आया। किसान रात को, जैसे देखिए ये होता है रात को, इसीलिए भरा जाता है रात को और ठंडी होती है। तो आज हमने इतना बता दिया, कल हम आपको संघनन और इस सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।